टैरिफ की 1 अगस्त की डेडलाइन से पहले बाजार सतर्क। निफ्टी 24,850 के करीब फ्लैट, बैंक निफ्टी और स्मॉल कैप में, साथ ही साथ मिड कैप में भी सुस्ती। मजबूत नतीजों से भागा एलएनटी, करीब 4% चढ़कर निफ्टी का टॉप गेनर। पहली तिमाही के मुनाफे में 30% का उछाल तो ऑर्डर बुक में 25% का हुआ इजाफा। उधर रिजल्ट के बाद बैंक ऑफ इंडिया और पिरामिड एंटरप्राइजेस भी वायदा के टॉप गेनर्स में शुमार। आइवेको ग्रुप में हिस्सा खरीद की खबर से टाटा मोटर्स में गिरावट, शेयर करीबन 3% टूटकर निफ्टी का टॉप लूजर बना। इटली की कमर्शियल व्हीकल कंपनी आइवेको में 27% हिस्सा खरीद सकती है टाटा मोटर्स। आज से खुला एनएसडीएल यानी कि नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी का आईपीओ। 760 से 800 रुपए के बीच है प्राइस बैंड। इशू से 4011 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। एंकर निवेशकों ने लगाए करीब 1200 करोड़ रुपए। तो वहीं जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स की शानदार लिस्टिंग, 237 रुपए इशू प्राइस के मुकाबले बीएसई पर 48% प्रीमियम के साथ हुआ लिस्ट। और निफ्टी में आज टाटा स्टील और पावर ग्रिड के आएंगे नतीजे। टाटा स्टील का मुनाफा दोगुना होने की उम्मीद, मार्जिन में भी सुधार संभव। इधर आज वायदा में आईजीएल, पीएनबी और इंडिगो समेत 10 कंपनियों के नतीजों का रहेगा इंतजार। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन औटेला, मेरे साथ है मेरी को एंकर श्रेया ठाकुर और आज के मार्केट एक्सपर्ट मानस जायसवाल जी। मार्केट की बात करी जाए तो देखिए, कल हमें मार्केट में वापस से एक रीबाउंड आता हुआ दिखाई दिया था। सेकेंड हाफ में मार्केट ने एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम पकड़ा था, लेकिन आज वापस से देखा जाए तो ब्रॉडर मार्केट में वापस से एक फ्लैट कारोबार देखने को मिल रहा है। सेक्टर स्पेसिफिक बात करी जाए तो फार्मा और हेल्थ केयर ही एक ऐसे सेक्टर हैं जो इस टाइम पे इन ग्रीन कारोबार कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा अगर आप बाकी के सेक्टर्स देखेंगे तो वहां पे जो मामला है पस्त नजर आ रहा है। ऐसे में क्या रणनीति बनानी चाहिए, कौन से ऐसे की लेवल्स हैं जो हमें इस टाइम पे वॉच आउट करने हैं, ये मानस सर से जान लेते हैं। मानस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कंचन जी। तो देखिए, जहां तक बात निफ्टी की है, निफ्टी ने कल अपने 100 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेकर रिकवरी दिखाई, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि 20 डे और 10 डे मूविंग एवरेज अभी भी उसके नीचे निफ्टी ट्रेड कर रहा है, तो वो रेजिस्टेंस की तरह बिल्कुल प्ले होंगे। मेरा समझना ये है कि जब तक 24,900 टू 25,000 इस रेंज को ब्रेक करके निफ्टी ऊपर सस्टेन करना ना शुरू करे, तब तक आपको एग्रेसिव होकर खरीदारी नहीं करनी है। हालांकि अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप 100 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, जो कि 24,575 है। उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश खरीदारी के मौके अभी नहीं दिखते हैं। जब तक ब्रेकआउट ना देखने को मिले 25,000 के ऊपर, तब तक निफ्टी में खरीदारी ना करें। ओके, निफ्टी में 25,000 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल, अगर जब तक वो ब्रीच नहीं करता निफ्टी, तब तक फ्रेश खरीदारी की राय नहीं है। और अगर आप लॉन्ग बने हुए हैं तो 24,575 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करके चलना चाहिए। ये दो इम्पॉर्टेंट लेवल्स आपको याद रखने चाहिए। निफ्टी की बात हो गई। मानस जी, बैंक निफ्टी रिकवरी, जैसे कि कंचन भी मेंशन कर रहे थे, लगातार हम देख भी रहे थे, कल रिकवर होकर क्लोज हुआ था, लेकिन आज फ्लैट कारोबार बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे क्या स्ट्रैटेजी, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है और क्या निफ्टी के कंपैरिजन में कमजोर लग रहा है या बेहतर स्थिति में है, क्या स्ट्रैटेजी? गुड मॉर्निंग श्रेया जी। तो देखिए, यहाँ पर भी पैटर्न तो नेगेटिव है, क्योंकि स्टॉक इंडेक्स ने 2 दिन पहले अपने प्रीवियस लो को ब्रेक किया था, तो कंफर्मेशन था लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का। कल यहाँ पर भी रिकवरी देखने को मिली, लेकिन उस तरह की रिकवरी देखने को नहीं मिली जिस तरह की निफ्टी में देखने को मिली थी। मेरा समझना यहाँ पर है कि अगर 56,500 के नीचे जब तक ट्रेड करता रहेगा बैंक निफ्टी, यहाँ पर भी कॉशियस अप्रोच ही रहेगी। अगर 56,500 के ऊपर निकलेगा तभी खरीदारी करेंगे, उससे पहले खरीदारी नहीं करेंगे। और कल के लोज जो कि 55,800 के आसपास है, उसके नीचे स्टॉप लॉस जरूर लगाइए, क्योंकि अगर वो लेवल ब्रेक हो गए तो उसके नीचे आपको करीब 600 से 700 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी में। तो अप्रोच यहाँ पर भी कॉशियस ही बनी रहेगी।
कॉशियस है बैंक निफ्टी में भी 56,500 का इंपॉर्टेंट लेवल वो जब तक ब्रीच नहीं करता फ्रेश खरीदारी कराए यहाँ पर भी नहीं है। तो चलिए बात हो गई है निफ्टी और बैंक निफ्टी की, अब शो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले वो नंबर आपके स्क्रीन पर, क्योंकि सबसे ज़्यादा सवाल मुझसे यही पूछे जाते हैं कि ट्रेडर्स हॉटलाइन में सवाल कैसे पूछे। तो नंबर नोट कीजिए 7045220000। इस नंबर पर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं और CNBC आवाज पर आने का मौका भी पा सकते हैं। इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी टैग करके क्वेश्चंस कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सबसे पहला कॉलर हमारे साथ कहां से जुड़ रहा है। सुमेश जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ राजस्थान से। सुमेश जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। मेरे को टाटा स्टील का शेयर है 346, एक रेट है 146 में लिया था, और ठीक है। शेल का है 71 और 83 में लिया, 123 में लिया था। तो इस शेल में मैं फंस गया, 5 साल हो गया मेरे को। ठीक है, ओके, आई कैन एम्पैथाइज विथ यू सुमेश जी। लेकिन क्योंकि टाटा स्टील से आपने शुरुआत की तो वही पहले स्टॉक डिस्कस कर लेते हैं। टाटा स्टील में आपने अपनी खरीद बताई 149 की, 161 के लेवल पर कर रहा है कारोबार, तो मामूली प्रॉफिट में है टाटा स्टील में। मेटल स्पेस में कल तो हमने एक रैली देखी थी और अच्छा परफॉर्म भी कर रहा था ये पर्टिकुलर काउंटर, लेकिन आज फिर से मुनाफा वसूली का शिकार हुआ टाटा स्टील। टाटा स्टील चार्ट्स पे कैसे प्लेस्ड मानस जी? 1 महीने में मामूली रिटर्न, 6 महीने में हालांकि अच्छा चला है ये, 23% से ज़्यादा का रिटर्न और 170 गया था। अब यहाँ से इनको होल्ड करने की सलाह है लॉन्ग टर्म के लिहाज से, शॉर्ट टर्म के लिहाज से, क्या स्ट्रेटेजी? तो देखिए पिछले 2 मंथ में अगर आप देखें तो टाटा स्टील 165 167 का आंकड़ा क्रॉस नहीं कर पा रहा, उसके ऊपर निकल नहीं पा रहा है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि ये एक वीक स्ट्रक्चर है। मेरे ख्याल से तो ये जो अगर हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट पे देखें तो एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। शायद कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन के बाद जब भी ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो आपको 180 185 रुपए तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो जब तक 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता रहे, आप अपनी लॉन्ग पोजीशन में बने रहिए। तो 150 रुपए के स्टॉप लॉस से स्टॉक में पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। ओके, ठीक है, 150 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और होल्ड कीजिए। दूसरा भी मेटल स्पेस से ही है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यहाँ पर काफ़ी पेन में नज़र आ रहे थे सुमेश जी। 133 की खरीद है, 124 पे कर रहा है कारोबार, लॉस में है, 156 तक गया था स्टॉक, 6 महीने में 17% का रिटर्न। लेकिन पिछला 1 महीना देखें और पिछले इनफैक्ट 5 दिन देखें, पिछला वीक, तो करीब 9% का करेक्शन आया है। चार्ट्स का इंडिकेट कर रहे हैं एग्जिट कर जाएं या फिर अभी भी होल्ड कर सकते हैं? देखिए पिछले 2 हफ्ते में यहाँ पर ज्यादा गिरावट देखने को मिली है और इस गिरावट में स्टॉक हमने 20 और 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करने लगा है। अब एक बहुत ही अहम सपोर्ट है जहां पर 200 डे मूविंग एवरेज है 122 रुपए का। तो अगर 122 रुपए के नीचे जाए, ध्यान रखिए 122 रुपए ही 50 वीक मूविंग एवरेज भी है, तो 122 रुपए के नीचे जाए तो आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकल जाना चाहिए। तो 122 का स्टॉप लॉस लगा के अभी के लिए फिलहाल होल्ड करिए। ध्यान रखिए कभी कोई उछाल मिले तो मेरी राय रहेगी कि 130 से 133 इस रेंज में लॉन्ग पोजीशन से निकल जाए तो बेहतर रहेगा और फ्रेश खरीदारी 145 रुपए के ऊपर ही करें। ओके, तो ये थी राय सेल के ऊपर। की लेवल्स बता दिए हैं, प्लीज उसको नोट डाउन कर लीजिए। मूविंग फॉरवर्ड, नोएडा से हमारे साथ रमेश जी जुड़े हैं। रमेश जी गुड मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग जी। बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ मैडम, मेरे पास 1500 शेयर्स हैं इसके एस्ट्रल के। 1500 शेयर्स हैं या 1500 का भाव है खरीदारी का? 500 शेयर्स हैं 1500 के रेट पर। एस्ट्रल 500 शेयर 1500 के रेट पर, और 1300 शेयर हैं अपोलो टायर, ये हैं 470 रुपए के रेट पर। ओके। और तीसरी मेरी स्क्रिप है मैडम अरबिंदो फार्मा, ये 1300 शेयर हैं 1500 के रेट। आई एम सॉरी, ये है 1500 शेयर अरबिंदो फार्मा 1180 के रेट पर। ठीक है, 3 सवाल तो रमेश जी मैं नहीं ले पाऊंगी बिकॉज ऑफ टाइम। आप मुझे कोई टॉप 2 बता दीजिए जो आप पूछना चाहते हैं इस टाइम पे। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या मैं इनको होल्ड करूं या इनमें से निकल जाऊं? मैं 6 महीने तक इन्हें होल्ड कर सकता हूं। चलिए ठीक है। मानस सर, 3 स्क्रिप्ट्स के बारे में इन्होंने पूछा है। एस्ट्रल की अगर बात करी जाए तो इसमें हमें पिछले 1 साल में एक डाउनवर्ड पैटर्न देखने को मिला है। हालांकि मई में इसने एक रिबाउंड लेने की कोशिश की थी, लेकिन वापस से लोअर लोज की ट्रेजेक्टरी दिखाई दे रही है। क्या करना चाहिए? इसमें होल्ड करना चाहिए या फिर निकल जाना चाहिए?
देखिए अभी पिछले मंथ ही स्टॉक में एक रैली देखने को मिली थी और स्टॉक ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट किया था, लेकिन उसके ऊपर स्टॉक सस्टेन नहीं हो पाया। वापस लोअर टॉप लोअर बॉटम बनने लगे। एक सपोर्ट था 1450 का, स्टॉक ने उसको भी ब्रेक कर दिया है। मेरा समझना है कि यहाँ पर गिरावट बढ़ सकती है, शायद 1350 से 1325 तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। और मेरी राय रहेगी कि अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो एक स्टिक स्टॉप लॉस 1400 के नीचे लगा लीजिए। अगर 1400 का आंकड़ा ब्रेक कर दे स्टॉक तो बिल्कुल आपको लॉन्ग पोजीशन से निकल जाना चाहिए। ओके, ये थी राय एस्ट्रल में। क्विकली, ऑरबिंदो फार्मा 1180 की खरीद है और इसने भी सेम चार्ट है इसका कि पिछले एक साल में एक गिरावट दिखाई, लेकिन मार्च के बाद ये कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है। अप्रोक्सीमेटली सेम लेवल्स के आसपास होवर कर रहा है। इसमें होल्ड या फिर एग्जिट? देखिए होल्ड करेंगे, 1100 रुपए के स्टॉप लॉस लगाएंगे। अगर 1200 रुपए के ऊपर निकलेगा तो फिर आपको 1350 तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। ओके, क्विकली एक सवाल इनका और था अपोलो टायर्स के ऊपर। इनके पास 477 की बाइंग है अपोलो टायर्स में और जो शेयर्स हैं वो है अप्रोक्सीमेटली 1400 रुपए के। इसमें क्या करना चाहिए? देखिए यहाँ पर भी कंसोलिडेशन है तो पोजीशन को होल्ड करिए। 434 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, लेकिन ध्यान रखिए स्ट्रेंथ 480 रुपए के ऊपर ही देखने को मिलेगी। अगर 480 रुपए के ऊपर निकलेगा तो करीब 550 तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। ओके, तो ये 3 क्वेश्चंस उनके एड्रेस कर दिए गए क्वेरीज। और बिंदु फार्मा स्टॉप लॉस 1100 1300 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड हैं और आपके स्क्रीन पर आएगा एस्ट्रल का स्टॉप लॉस, नोट डाउन कर लीजिए। और साथ ही एक और स्टॉक था, कौन सा था? ऑरबिंदो फार्मा टायर्स था। अपोलो टायर्स। तो ये 3 स्टॉक्स स्ट्रैटेजी बता दी गई है, आप ध्यान में रखिए। अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ कहाँ से जुड़ रहे हैं। संजय पटेल जी जुड़ रहे हैं अहमदाबाद से। संजय जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी, सवाल आपका। मैडम मेरे पास बजाज फाइनेंस है, 6500 शेयर है, करीब मैंने एवरेज किया है 160 का। बजाज हाउसिंग फाइनेंस कह रहे हैं ना आप? जी मैम, जी मैम, क्या करें इसमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, ग्रोथ कर रही है कंपनी, लेकिन शेयर ही नहीं चल रहा है। अपन करीब 5 से 6 साल रख सकते हैं। सही कह रहे हैं आप। बजाज हाउसिंग फाइनेंस सितंबर 2024 में लिस्टिंग हुई थी, उसकी लिस्टिंग काफ़ी अच्छी हुई थी। उसके बाद हमने देखा थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है पिछले 1 महीने से। क्या करना चाहिए मानस जी? 115 पे अभी कर रहा है कारोबार, 160 की इनकी खरीद है, करीब करीब 44 रुपये प्रति शेयर का लॉस झेल रहे हैं। 1 महीने में कुछ खास रिटर्न, इनफैक्ट नेगेटिव रिटर्न, कंसोलिडेट करता जा रहा है। पेडिग्री तो अच्छी है लेकिन स्टॉक थोड़ा बैकफुट पर, क्या करना चाहिए? तो देखिए मार्च और अप्रैल में हमने रिकवरी देखी थी 105 रुपए से 135 रुपए तक। उस रिकवरी में स्टॉक ने एक रेजिस्टेंस को टेस्ट किया 135 का, लेकिन उसके बाद स्टॉक सस्टेन नहीं हो पाया। वापस लोअर टॉप लोअर बॉटम बनने लगे हैं। तो मेरी राय रहेगी कि कभी कोई उछाल मिले तो 118 से लेकर 122 इस रेंज में निकलने की कोशिश करें और फ्रेश खरीदारी 135 रुपए के ऊपर ही करें। ओके, फ्रेश खरीदारी 135 के ऊपर ही करनी है बजाज हाउसिंग फाइनेंस में। मूविंग फॉरवर्ड, जमशेदपुर से मधुसूदन जी हमारे साथ जुड़े हैं। मधुसूदन जी नमस्कार। नमस्कार जी, क्या सवाल है आपका? मैम, मेरे पास पूना वाला शेयर है, 200 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 450 का लिया हुआ। ओके, ये मैं 1 मंथ के लिए रख सकता हूँ वैसे? ठीक है, लेकिन काफी हाई लेवल पे खरीदारी करी आपने 450 रुपए में। 52 हफ्ते का तो इसका 480 का हाई है। हाई पे बाई हुआ। ठीक है, लेकिन पहले तो इसमें कंसोलिडेशन का फेज था, लेकिन मार्च के बाद इसने अच्छी खासी एक शानदार रैली दिखाई है। 250 के लेवल से ऑलमोस्ट डबल इस टाइम पे कारोबार कर रहा है, लेकिन वापस से कंसोलिडेशन का फेज यहाँ पे आता हुआ दिखाई दिया है जून के बाद से स्पेसिफिकली। मानस सर, क्या करें इस टाइम पे? 1 महीने में क्या लगता है? तो देखिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि स्ट्रक्चर अगर हम बात करें तो शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे थोड़ा सा वीक लगता है। लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, 20 और 10 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। अब पॉइंट ये है कि जब तक ये 390 रुपए जहां पर 200 मूविंग एवरेज है उसके ऊपर ट्रेड करता रहे तो आप अपनी लॉन्ग पोजीशन में बने रह सकते हैं। तो आपको स्टॉप लॉस 385 का लगाना है। अगर उसके नीचे जाए तो लॉन्ग पोजीशन से निकल जाना चाहिए। और ये भी ध्यान रखिए कि अब यहाँ पर स्ट्रेंथ स्टॉक में तभी आएगी जब स्टॉक 450 रुपए के ऊपर निकलेगा। पूना वाला फिनकॉप, तभी स्ट्रेंथ आएगी। फिलहाल ये स्ट्रैटेजी आप अपनाएं पूना वाला फिनकॉप में। अब आगे बढ़ते क्योंकि दर्शक हमारे पास जुड़ते ही जा रहे हैं तो उनके क्वेश्चंस लेते हैं। हार्दिक जुड़ रहे हैं हमारे साथ राजकोट से। हार्दिक नमस्कार। नमस्कार मैडम जी, सवाल आपका सर। इंडसइंड बैंक है मेरे पास 800 पर 600 शेयर और ठीक, इसका पीरियड है 1 साल के आसपास। नजरिया 1 साल के लिहाज से पूछ रहे हैं आप? ठीक, हाँ। कब लिया था? 800 का भाव तो पिछले साल भी था, बताइए कब अभी लिया था?
अभी अभी गया है ना? ठीक है। हाँ, कुछ दिन। ओके, 600 से काफ़ी चला मानस जी इंडसइंड बैंक 800 तक गया। इनफैक्ट आप देखें तो ब्रोकरेजेस कल, हालांकि ये स्टॉक चला था इंडसइंड बैंक नेगेटिव रिपोर्ट्स के बावजूद, आज फिर से मुनाफा वसूली का शिकार हो रहा है। ब्रोकरेजेस काफ़ी नेगेटिव साउंड कर रहे थे, मिक्स थे, लेकिन मैक्सिमम रुझान अगर आप देखें तो नेगेटिव ही साइड है। 600 के स्तर फिर से देखने को मिल सकता है, कह रहे हैं वो। आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? इनफैक्ट चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहा है अभी? तो मेरे ख्याल से यहाँ पर भी अप्रोच कॉशियस रहेगी, क्योंकि लोअर टॉप लोअर बॉटम चार्ट्स पे दिख रहे हैं 20 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। एक सपोर्ट है करीब 795 के आसपास। अगर 795 के नीचे निकलेगा तो फिर आपको गिरावट बढ़ती हुई दिखेगी, और उस केस में आपको 700 रुपए तक के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। तो स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखिए 795 का। अभी के लिए स्ट्रक्चर नेगेटिव है, इसलिए अप्रोच कॉशियस है। स्ट्रेंथ केवल 850 रुपए के ऊपर ही आपको देखने को मिलेगी। ओके, तो ये थी राय इंडसइंड बैंक पे। जैसे कि श्रेया ने मेंशन किया कि ब्रोकरेजेस का जो रुझान है वो हमें इनलाइन टू नेगेटिव ट्रेजेक्टरी में देखने को मिल रहा है, लेकिन जो रिजल्ट आए वो जो एस्टिमेट लगाया गया था उससे थोड़े से मजबूत साइड में आए, जिसके बाद स्ट्रीट ने यहाँ पे एक रिवॉर्ड के तौर पे इंडसइंड बैंक को कल सरप्राइज दिया है। मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं और बिहार से सुमित जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुमित जी नमस्कार। नमस्कार, मेरा क्वेश्चन टाटा पावर पे है। ये 2022 से मैं इसे लेके रखा हुआ हूँ, पर ये एक ही रेंज में 400 पे ये टिका हुआ है, तो इसको आगे क्या करना चाहिए? टाटा पावर, और इनफैक्ट अगर इस साल की बात करी जाए जनवरी से तो लगातार टाटा पावर के अंदर एक कंसोलिडेशन का फेज देखने को मिल रहा है, और इस टाइम पे जो लेवल्स उस टाइम पे देखने को मिले थे वही सेम लेवल्स पे ये आज भी कारोबार कर रहा है। क्या लगता है मानस सर, पेडिग्री तो अच्छी है लेकिन पर्टिकुलर स्टॉक में कोई एक्शन नहीं दिख रहा? तो देखिए, टाटा पावर में कंसोलिडेशन है, यहाँ पर कोई खास व्यू बनाना मुश्किल है, क्योंकि काफी समय से हम देख रहे हैं कि स्टॉक पे 375 पे सपोर्ट आता है और 415 पे रेजिस्टेंस आता है। तो जब तक किसी तरफ का ब्रेकआउट देखने को नहीं मिलेगा तब तक डायरेक्शनल कॉल लेना मुश्किल है। अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो 374 का स्टॉप लॉस जरूर लगा लें। ओके, 374 का आपको लगाना होगा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ये थी राय टाटा पावर के ऊपर। चलिए वापस जल्दी से आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, लेकिन उससे पहले एक बार वो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे हाईलाइट कर दीजिए जिसके थ्रू आप जितने भी पोर्टफोलियो रिलेटेड सवाल है वो हमारे तक पहुंचा सकते हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पे आ गया है, प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। विल बी बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन सीएनबीसी आवाज़ पर। चलिए अब वक्त हो चुका है हमारे सोशल मीडिया सेगमेंट को एड्रेस करने का। बहुत सारे क्वेरीज आ रहे हैं एक्स पर, इंस्टा पर, यूट्यूब पर। इनफैक्ट एक्स पर साहिल जी पूछ रहे हैं लॉयड्स मेटल्स एंड एनर्जी लिमिटेड व्यू क्या होगा इस पर्टिकुलर काउंटर पर, उनका सवाल है। 1507 के करीब करीब ये स्टॉक अभी कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन हालांकि आज भी इसमें तेज़ी है और पिछले 5 दिनों में थोड़ी गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन मानस जी 6 महीने का चार्ट देखें आप तो 20% से ज़्यादा का रिटर्न इसने दिया है। अब यहाँ से क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? खरीद और फरोख्त तो, खरीद और क्वांटिटी तो उन्होंने नहीं बताई, लेकिन व्यू मांग रहे हैं आपसे। नहीं, मैं इसके चार्ट्स नहीं देख पा रहा हूँ और इस पे व्यू देना मुश्किल होगा मेरे लिए। कोई बात नहीं, कोई और सवाल लेते हैं। आज इनफैक्ट देखें जिस तरीके से आज मार्केट में पिछले कुछ सत्रों से मानस जी आप देखें केमिकल बास्केट में बाइंग नज़र आ रही थी हमें, और आज एक बार फिर से रखते हैं टाटा केमिकल का चार्ट आपके स्क्रीन पर। कल वायदा का टॉप गेनर में शामिल था टाटा केमिकल, और जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा था, देखिए फॉलो बाइंग यहाँ पे भी देखने को मिली है निचले स्तरों से। आज फिर सुधर कर करीब करीब 1% की तेज़ी के साथ कर रहा है कारोबार। क्या स्ट्रैटेजी यहाँ से इन लेवल्स पर अभी भी चेज करने लायक है या फिर अब थोड़ा थमना चाहिए? तो देखिए, पहले डिस्क्लोजर है कि इसमें कल हमने एक बीटीएसटी रिकमेंडेशन अपने क्लाइंट्स को दिया था, जहां पर आज हमने प्रॉफिट बुक किया है। लेकिन अगर हम पैटर्न की बात करें तो पैटर्न अभी भी बहुत पॉजिटिव लगता है, क्योंकि पोजिशनली अगर बात करें तो एक टेक्निकल टारगेट आता है 1040 का। तो 1040 के टारगेट के लिए कभी भी कोई डिप मिले तो खरीदारी करें,
और 984 के नीचे स्टॉप लॉस लगा लें। ओके, तो ये थी राय टाटा केमिकल्स पर। और कल हमने देखा था कि केमिकल और एग्री सेक्टर में एक शानदार रैली देखने को मिली थी। पारादीप फॉस्फेट्स के नंबर आए थे, जिसके बाद पूरे ही सेक्टर में कैचअप रैली देखने को मिली थी। इनफैक्ट जो मॉनसून के अपडेट्स है उसने भी जो जोश है वो काफ़ी ज़्यादा भरता हुआ दिखाई दिया था। मूविंग फॉरवर्ड, मानस सर, राहुल जी का सवाल आया है लार्सन एंड ट्यूब्रो के ऊपर। नंबर्स भी आए, नंबर्स पॉजिटिव साइड में, उसके ऊपर बाद में बात करते हैं। इनकी जो खरीदारी है वो है 3055 के भाव पे। वहां से तो अच्छा खासा एक गेन होता हुआ दिखाई दिया। इनफैक्ट इसके रिजल्ट भी काफी पॉजिटिव साइड में आए हैं और आज मार्केट ने इसको रिवॉर्ड भी किया है। इसी के चलते ऑर्डर बुक भी काफी ज्यादा रोबस्ट साइज में है। तो क्या करा जाए इस टाइम पे? अगर इसके वैल्यूएशन देखे जाए तो वो भी काफी कंफर्टिंग लग रहे हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी के लिए इसको होल्ड कर लिया जाए या फिर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बांध लिया जाए? बिल्कुल स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, क्योंकि अगर पिछला एक साल देखें तो 3800 पे स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, 3200 के आसपास सपोर्ट दिखता है। तो एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है और जब भी इस फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा, एक बड़ा मूव स्टॉक दिखा सकता है, जिसमें शायद आपको 4700 तक के टारगेट आने वाले एक साल में देखने को मिल जाए। मेरी राय में तो यहाँ पर बने रहना चाहिए, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। तो आप स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप लगा के रखिए 3200 रुपए के आसपास, लेकिन टारगेट भी बड़े सेट कर सकते हैं, करीब करीब 4700 के। बिल्कुल टारगेट बड़े सेट कर सकते हैं और ब्रोकरेजेस भी काफ़ी बुलिश और 4176 तक के टारगेट प्राइस वो भी दे रहे हैं। तो टारगेट मैनेजर की तरफ से भी काफ़ी बड़े हैं। 20% से ज़्यादा का अपसाइड पोटेंशियल इस पर्टिकुलर काउंटर में मैनेजर भी देख रहे हैं और ब्रोकरेजेस भी देख रहे हैं। तो काफ़ी पॉजिटिव है ये पर्टिकुलर काउंटर। रिजल्ट भी अच्छे, स्ट्रीट ने रिवॉर्ड भी किया है, वायदा के गेनर्स में शामिल आज एल&टी। कुछ और क्वेश्चंस एड्रेस करते हैं और एक्स पर पूछा है कुबेर नारायण शर्मा जी ने। लगातार ट्रेडर्स हॉटलाइन देखते हैं और ये फ़ैन भी हैं हमारे शो के। डीएलएफ पे पूछ रहे हैं। डीएलएफ एक बार रखते हैं स्क्रीन पर। और जिस तरीके से रियल्टी स्पेस में पिछले कुछ सत्रों में भारी बिक वाली थी और कल के सत्र में एक रिवाइवल देखने को मिला था, लेकिन आज फिर से थोड़ा मुनाफा वसूली का शिकार हो रहा है। डीएलएफ गिरकर करीब 1% गिरकर 793 के लेवल पर कारोबार कर रहा है और इनकी जो खरीद है 795 की है। तो फ्लैट है इनके पास। तो अब यहाँ से करना क्या होगा इनको, मानस जी? देखिए, शॉर्ट टर्म में वीकनेस है। स्टॉक ने एक सपोर्ट 812 रुपए का ब्रेक किया था 2 दिन पहले। अब पिछले 2-3 दिन से अगर आप देखें तो 100 मूविंग एवरेज पे स्टॉक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्योंकि स्ट्रक्चर नेगेटिव है, इसलिए अप्रोच कॉशियस रहेगी। आपके पास एक पोजीशन है शॉर्ट टर्म के हिसाब से, तो 774 का स्टॉप लॉस जरूर से लगा लीजिए, जहां पर 200 मूविंग एवरेज है। अगर 774 के नीचे गया तो फिर करीब 720 रुपए तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर ये इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए है, आपने एक साल के लिए पोजीशन को बना के रखा है, तो आप पोजीशन में बने रह सकते हैं। 724 रुपए के नीचे, 715 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के, उसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड करिए। बट शॉर्ट टर्म में वीकनेस क्लियरली दिख रही है चार्ट पे। शॉर्ट टर्म में है, 6 महीने का व्यू लिया था उन्होंने, तो ये लॉन्ग मिड टर्म हो जाएगा मानस जी। 6 महीने का भी, 6 महीने के लिहाज से व्यू सेम रहेगा, शॉर्ट टर्म के तरफ झुकाव होगा 6 महीने। अब 6 महीने के हिसाब से देखें तो मेरे ख्याल से स्टॉप लॉस आपको वही, कोई और ऑप्शन है नहीं, तो आपको स्टॉप लॉस 715 का ही लगाना पड़ेगा। ओके, तो 715, 715 का आपको स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं आप फिलहाल। ये स्ट्रैटेजी डीएलएफ पर अपनाएं। बहुत शुक्रिया मानस जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। थैंक यू। चलिए फिलहाल इस शो से इतना ही। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार मैं फिर से मिलूंगी आपके लिए और लेकर आऊंगी खिलाड़ी नंबर 1। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। को-पावर्ड बाय SBI, बेस्ट है सबको पता है। और